विमला जी अपने घर के आंगन में टूटी फूटी चारपाई पर बैठी हुई हैं। बैठे बैठे अपने बेटे को याद कर रही हैं। आज बेटे की चिट्ठी आई थी, लिखा था, माँ तुम दादी बन गई हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें पोता हुआ है। अपने दादी बनने की खुशी में विमला जी की आंखों से बराबर आंसू आ रहे थे। वह सोच रही थी कि मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी भी कर ली, मैं तो शादी में भी नहीं गई और अब पोता भी हो गया। जब शादी हुई थी तो बेटे से कितना कहा था कि मुझे बहू को देखना है, लेकिन बेटे ने कोई ना कोई बहाना बनाकर शहर नहीं बुलाया। लेकिन क्या करूं, अब तो पोता भी हो गया है, बिना देखे रहा नहीं जा रहा है। उनका मन बार बार अपने पोते को देखने के लिए ललायित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस उड़कर अपने बेटे के पास पहुंच जाएं और अपने पोते को गोदी में उठा करके खिला लें। दूसरे दिन विमला जी अपने बेटे को खबर भिजवाती हैं, बेटा तुम मुझे लेने आ जाओ, मुझे अपने पोते को देखना है, मुझे अपने पोते को गोदी में खिलाना है। तो बेटा कहता है, माँ तुम अभी रुको, जब बेटा बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको गांव लेकर आऊँगा, तब तुम उसको अच्छे से देख भी लेना और खिला भी लेना। पोता बहुत छोटा है, अभी गांव लेके आऊँगा तो बीमार न पड़ जाए। विमला जी का बेटा मोहन खबर भिजवा देता है। तभी पड़ोस के कुछ बच्चे खेलते हुए विमला जी के आंगन में आ जाते हैं और बूढ़ी विमला जी को चिढ़ाने लगते हैं कि काकी तो कानी है, काकी की एक आंख है ही नहीं, काकी तुम्हारी एक आंख कौवा ले गया क्या। विमला जी अपनी छड़ी उठा के बच्चों की तरफ फेंकती हैं। विमला जी की छड़ी को आता देख करके बच्चे भाग जाते हैं। विमला जी सोचने लगती हैं कि जब वह अपने ससुराल में ब्याह कर आई थीं तो शादी के 8 साल तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। अपने पति रामेश्वर के साथ उन्होंने कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेका था, कहाँ कहाँ पूजा करवाई थी, कितनी जगह पैदल परिक्रमा की थी, तब जा कर के उनको 8 साल बाद मोहन हुआ था। मोहन को देख करके मैं कितनी खुश थी, खुशी के मारे मैं गदगद हो रही थी। अरे मोहन के पिताजी ने तो पूरे मोहल्ले में बताशे बंटवाए थे कि मुझे बेटा हुआ है, 8 साल बाद बेटा हुआ है, चांद जैसा बेटा है मेरा। मुझे सब लोगों ने आकर बधाइयाँ दी थी, बहुत अच्छा लगा था। धीरे धीरे मोहन बड़ा होने लगा, उसको हम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लगे। एक दिन मोहन पड़ोस की छत पर खेल रहा था और अचानक से छत से गिर जाता है। फटाफट से उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि मोहन की एक आंख में बहुत चोट लग गई है, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई, अब उसको एक आंख से कभी भी दिखाई नहीं देगा। विमला जी यह सुन करके परेशान हो जाती हैं। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया हो। अरे इतनी मुश्किल से तो उनको एक बेटा हुआ था और उसकी भी एक आंख चली गई। बेचारी परेशान हो जाती हैं और डॉक्टर से हाथ जोड़ कर के कहती हैं, कुछ भी करो, मेरे बेटे की आंख को ठीक कर दो। डॉक्टर कहता है, नई आंख लगाने में 2 लाख का खर्चा आएगा। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप अपने बेटे की नई आंख लगवा सकती हैं, और अगर आप आंख का इंतज़ाम कर देती हैं तो कुछ कम पैसा खर्च होगा। लेकिन विमला जी को उनके पति तो बेचारे मेहनत मजदूरी का काम करते थे, उनके पास कहाँ से इतना पैसा आता। वह तो बस उतना ही कमा पाते थे जिससे कि उनकी दाल रोटी चलती रहे। विमला जी बहुत सोच विचार करके डॉक्टर के पास जाती हैं और कहती हैं, डॉक्टर साहब मेरी एक आंख निकाल करके मेरे बेटे को लगा दो, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी एक आंख से काम चला लूँगी। डॉक्टर ऑपरेशन करके विमला जी की एक आंख उनके बेटे को लगा देता है और उनके बेटे की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और बेटा अच्छी तरह से दोनों आंखों से देखने लगा। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ तो भूल गया कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। उसकी माँ ने उसे आंख दी थी और विमला जी ने भी उसे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी एक आंख मेरी है। जब कभी मोहन अपने दोस्तों के साथ पड़ोस में खेलता तो उसकी माँ जब भी उसको बुलाने जाती तो मोहन कहता, माँ तुम मुझे बुलाने मत आया करो, मैं खुद आ जाया करूँगा, क्योंकि तुम आती हो तो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि मोहन तेरी माँ तो अंधी है, कानी है, अरे एक आंख वाली है, तू तो अंधी का बेटा है। मुझे बहुत शर्म आती है,
इसीलिए तुम मुझे बुलाने मत आया करो, मैं खुद आ जाया करूँगा। विमला जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। धीरे धीरे मोहन और बड़ा हो गया। पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता था। माँ के पास इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा मन था बाहर जाकर पढ़ाई करने का, कुछ बनने का। इसीलिए विमला जी ने अपने बेटे को शहर भेज दिया। बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करने लगी। पहले वह 4 घरों में काम करती थी, अब वह 6 से 7 घरों में काम करने लगी। और जब फसल का कटाई का समय होता तो वह खेतों में कटाई भी कर लेती, जिससे कुछ पैसे बच जाया करते और वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भेज सकती थी। विमला जी और उनके पति की मेहनत रंग लाई। उनका बेटा अच्छे नंबरों से पास हुआ और उसकी एक बड़ी नौकरी लग गई। उनका बेटा एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। शहर में एक बड़े नामी हॉस्पिटल में उसका अपॉइंटमेंट हो गया था। अब शहर के ही सारे लोग उसके दोस्त बन गए थे। बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती हो गई थी, बड़े बड़े लोगों के साथ आना जाना हो गया था। पैसे इकट्ठे हो जाने पर मोहन ने एक बड़ा सा घर खरीद लिया, गांव जाना पूरी तरह से बंद कर दिया और अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से उसने शादी भी कर ली। माँ ने तो अपने बेटे की शादी के कितने अरमान सजाए थे कि हम दोनों अपने बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, एक ही तो बेटा है हमारा, हम बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। लेकिन हमारे बेटे ने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसने उधर कोर्ट मैरिज भी कर ली, रिसेप्शन भी दे दिया, अपने दोस्तों को और हम दोनों को तो बुलाया भी नहीं। अपने माता पिता को तो वह भूल ही गया। उसके लिए इतना कठिन परिश्रम किया, सोचा था मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम करूंगी। इस बात को सोचते हुए अपने बेटे की पढ़ाई में मैंने दिन रात एक कर दिया था। मेरे हाथों की हथेलियों की रेखाएं बर्तन मांजते मांजते मिट गई हैं, लेकिन मोहन घर नहीं आता है। बेटा, मैं तो तुम्हें अपनी एक आंख से देखना चाहती हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। और आज वह बेटा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में लिखा है कि माँ, तुम्हें एक पोता हुआ है, तुम्हारी बहू माँ बन गई है। तब उस माँ का धीरज का बांध टूट गया, उससे रहा नहीं गया। कितने साल हो गए बेटे का इंतज़ार करते करते। बेटा तो एक बार भी नहीं आया, बहू का भी मैंने मुंह नहीं दिखाया, और अब तो पोता भी हो गया है। अब तो विमला जी का धीरज साथ नहीं दे रहा था। उन्हें तो बस ऐसे लग रहा था कि वह जल्दी से जाएं और अपने पोते से मिलने, बहू से मिलने। इसीलिए विमला जी अपने पोते को देखने की लालसा में शहर जाने का निर्णय लेती हैं। उसके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, कुछ जूते, खिलौने खरीदती हैं और अपनी बहू के लिए साड़ी खरीदती हैं, और इन सब सामानों को लेकर वह शहर की तरफ चल पड़ती हैं। उस बूढ़ी माँ के बेटे ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी पर जो पता था, उसी पते को लेकर वह शहर में आ जाती हैं जहाँ उनका बेटा था, और सामने देखती हैं 2 मंजिला बंगला है, नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ी खड़ी हुई है। यह देखकर वह बूढ़ी माँ बड़ी खुश थी। उनका बेटा आज कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, इतना सुखी है। उस बूढ़ी माँ ने जैसे ही अपना पहला कदम उस घर के अंदर रखना चाहा, तो दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने उसे रोक लिया और कहा, तुम कौन हो और अंदर क्यों जा रही हो? तुम अंदर नहीं जा सकती हो। तुम्हारे पास अंदर जाने का कार्ड बना है क्या? जिनके पास कार्ड है वही अंदर जा सकते हैं। और सोचने लगा, काली कलूटी बेकार बुढ़िया कहाँ जा रही है, अंदर कहाँ जा रही हो माताजी? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, यह मेरे बेटे का घर है, मैं अपने बेटे से और अपने पोते को देखने जा रही हूँ। चौकीदार बूढ़ी माँ की बात सुनकर हंस पड़ता है और कहता है, तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे, तुम डॉक्टर साहब की माँ कहीं से भी नहीं लगती हो। तुमने क्या भांग खा रखी है? अपना चेहरा कभी किसी आईने में देखा है? काली कलूटी,
फटे पुराने कपड़े पहनकर एक आंख से कानी हो और कह रही हो डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे हैं? जाओ, ये तुम्हारे बेटे का घर नहीं है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, यह मेरे बेटे का ही घर है, यहाँ मेरा बेटा ही रहता है। और विमला जी चौकीदार को अपने बेटे की भेजी हुई चिट्ठियाँ और पता दिखाती हैं। जब उस चौकीदार ने उस चिट्ठी को देखा तो उसने कहा, हाँ पता तो सही है, यह सच कह रही है। फिर उसने कहा, जाओ डॉक्टर साहब अंदर हैं और आज डॉक्टर साहब के घर पर पार्टी चल रही है। दरअसल उनको बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उन्होंने अपने सारे दोस्तों को पार्टी दी है। सारे लोग अंदर ही हैं। विमला जी जैसे ही अंदर पहुंचती हैं, उधर की चकाचौंध देख करके रह जाती हैं। और इतना बड़ा घर है मेरे बेटे का, इतने सारे नौकर चाकर हैं, कितनी बड़ी पार्टी चल रही है। सारे लोग कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। सामने देखती हैं एक पालना डाला हुआ है। वह पालने के पास पहुंचती हैं और समझ जाती हैं कि यही मेरा पोता है। और जैसे ही वह अपने पोते को उठाने के लिए झुकती हैं कि पास में खड़ी बहू समिता विमला जी को देख करके चिल्ला पड़ती है, अरे तुम मेरे बच्चे को क्यों उठा रही हो? कौन हो तुम? मेरे घर में अंदर तक कैसे आ गई हो? निकालो इस बुढ़िया को इस घर से। अरे भीख मांगने आई हो तो दरवाजे तक रुको, उधर से ही हम तुम्हें कुछ दे देंगे। मेरे बेटे को छूने की ज़रूरत नहीं है। विमला जी कुछ कहती, इससे पहले उनका बेटा मोहन भी समिता की चीख पुकार सुन करके उधर ही आ जाता है। देखता है कि सामने तो उसकी माँ खड़ी है। वह माँ को देख करके सकपका जाता है। विमला जी अपने बेटे को देख करके उसके पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा कैसा है तू? पोते को देखने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए गांव से आ गई हूँ। तुझसे कितने दिनों से कह रही थी कि गांव आ जा, बहू को दिखा दे, मुझसे मिल जा, मुझे शहर ले चल, मुझे अपने पोते से मिलना है। लेकिन तू तो आ ही नहीं रहा था, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया अपने पोते को देखे बिना, और मैं आ गई। विमला जी की बातें सुन करके पास ही खड़ी बहू और सभी लोग बातें करने लगे कि अरे यह डॉक्टर साहब की माँ है, ऐसी भी होती है कहीं, यह ज़रूर झूठ बोल रही है। उधर हो रही कानाफूसी को मोहन भी सुन लेता है और उसे अपनी माँ की वजह से बहुत शर्मिंदगी होती है कि इतने फटे हाल में माँ आई है, एक आँख से कानी है, ढंग से कंघी भी नहीं की है, बिखरे हुए बाल हैं, बिल्कुल भिखारन लग रही है। अगर मैं अभी इनको माँ बोल दूँगा तो सब मुझे मेरे ऊपर हंसेंगे कि यह तुम्हारी कैसी माँ है, ना ही तो ढंग से कपड़े पहने हैं और बड़े ही फटेहाल दिख रही है। इसीलिए विमला जी के पूछने पर भी मोहन अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है, मैं इनको नहीं जानता हूँ, पता नहीं है कौन है। अभी के अभी सिक्योरिटी वालों को बुला करके इनको बाहर निकालो। और सिक्योरिटी वाले आ करके बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी विमला जी अपने बेटे की बातें सुन करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। उन्हें तो ऐसे लगता है कि अब बस उनके जीने का तो मकसद ही ख़त्म हो गया है। अब बस भगवान उनको इस धरती से उठा ले, अब उन्हें नहीं जीना है। मोहन के पिताजी तो मोहन के होने के 10 साल बाद ही छोड़कर चले गए थे। कितनी मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस अरमान में कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर जब बड़ा आदमी बन जाएगा तो अपना बुढ़ापा आराम से बिताऊंगी। बहुत मेहनत कर ली, मेहनत मजदूरी, फिर अपने बेटे के पास अच्छे से रहूंगी, अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी। लेकिन आज मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया तो उसने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब तो ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं।
उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। विमला जी वापस जब चौकीदार के पास आती हैं और उससे कहती हैं, बेटा मुझे एक चिट्ठी लिखनी है, तुम ज़रा मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दोगे? जैसा मैं कहती जाऊं वैसा ही लिखते जाना। सिक्योरिटी वाला बूढ़ी माँ पर दया खा करके चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हो जाता है। चिट्ठी को लिखने के बाद माँ उधर से चली जाती हैं। सिक्योरिटी वाला दूसरे दिन मोहन को उसकी माँ की दी हुई चिट्ठी देता है। मोहन जैसे ही चिट्ठी को पढ़ता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि उस चिट्ठी में माँ ने लिखा था कि बेटा, जिस माँ को तू अभी तक इतना बदसूरत मानता आया है, अंधी कानी मानता आया है, जिसकी वजह से तूने भरी सभा में अपनी माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि तेरी माँ को एक आँख नहीं थी, तेरी माँ अंधी कानी है। तुझे तो बेटा पता भी नहीं है, तू इतना सुंदर दिखता है ना, उसमें तेरी माँ की एक आँख लगी हुई है। अरे बचपन में तू खेलते हुए गिर गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी एक आँख की रोशनी चली गई है। तब मैंने अपनी आँख दे करके तुझे दोनों आँखों में रोशनी दिलवाई थी, इसीलिए मैं कानी हो गई थी। मैं कानी भी तेरी वजह से ही हुई थी और आज तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। तुझे पता नहीं है कि तुझे पढ़ाने में मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी की है, हाथ घिस गए हैं दूसरों के बर्तन मांजते मांजते, कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा तो मेरी सारी दुख तकलीफ़ कम हो जाएंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। ठीक है बेटा, अब जा रही हूँ, तू हमेशा खुश रह, सुखी रह। तुझे भी एक बेटा है, भगवान न करे कि वह भी तेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा तूने अपनी माँ के साथ किया है। भगवान की कृपा तेरे ऊपर सदा बनी रहे। मोहन घर के बाहर की तरफ भागता है कि शायद उसकी माँ उधर बैठी हो, उसे माँ दिख जाए, वह अपनी माँ को वापस ले आए। लेकिन विमला जी उससे कहीं नहीं दिखती हैं। वह पूरे शहर में देख लेता है, अपनी माँ को ढूंढ लेता है, लेकिन उसकी माँ तो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अब मोहन दिन रात अपनी पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है कि एक बार उसे उसकी माँ मिल जाए, उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेगा। फिर एक दिन मोहन अस्पताल की तरफ से वृद्धा आश्रम में आँखों के ऑपरेशन का कैंप लगाता है। उधर बूढ़े बुजुर्गों का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर की टीम जाती है, जिसमें मोहन भी जाता है। जब वृद्धा आश्रम पहुंचता है तो वह देखता है कि सामने चारपाई पर उसकी माँ बैठी हुई है। जैसे ही वह माँ को देखता है, भाग करके माँ के पैरों में गिर जाता है, क्योंकि वह तो कितने दिनों से पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे माँ, आपने तो मुझे दूसरा मौका भी नहीं दिया माफ़ी मांगने का, अपनी गलतियों का पछतावा करने का। आप तो मुझे छोड़कर चली गईं। माँ, आप घर चलो, मैं आपको इधर वृद्धा आश्रम में नहीं रहने दूँगा। वह आपका ही घर है, आपकी मेहनत से यह मैं इतना बड़ा आदमी बना हूँ। आपका पोता आपको याद करता है। अब तो वह 1 साल का हो गया है, थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है। उसको अपनी दादी माँ की बहुत ज़रूरत है। माँ, आप घर चलो, मुझे माफ़ कर दो। माँ अपने बेटे को इस तरह से देखती है तो रोने लगती है। वैसे भी माँ का दिल तो कितना कोमल होता है और अपने बेटे को माफ़ कर देती है। बेटा अपनी माँ को घर लेकर के आ जाता है और बूढ़ी माँ अपने बेटे और पोते बहू के साथ सुखी सुखी घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं
और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।